हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले व्याख्यान में ये समझने का प्रयास किया कि मौर्य जो राजवंश है उसको मौर्य क्यों कहा जाता है। मयूरों की अधिकता के कारण से, या मुरा नामक जो जो कन्या से उत्पन्न पुत्र के आधार पर है, वो मौर्यों को मौर्य कहा गया। फिर हमने चर्चा की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो यूनानी साहित्य के अंदर जो नाम मिलते हैं, सिंड्रोकोटस, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो ऐतिहासिकता है वो न केवल भारतीय साहित्य से अपितु विदेशी साहित्य से भी होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति के विषय के अंदर है उसकी हमने चर्चा की कि जहाँ पुराण, मुद्रा, राक्षस आदि जो ग्रंथ हैं वो मौर्यों को है वो वर्षल या निम्न जाति का बताता है, जबकि जो जैन और बौद्ध ग्रंथ है वो क्षत्रिय है वो बताने का प्रयास करते हैं। और इसके पश्चात हमने चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन के विषय में चर्चा की, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रतिभा है और किस प्रकार राजकिलम नामक जो खेल खेला जा रहा था उससे प्रभावित होकर के, किस प्रकार उसकी सोच से प्रभावित होकर के जो चाणक्य है वो किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को है वो एक गोपालक से वो 1000 काठसपन में खरीद करके तक्षशिला के अंदर शिक्षा प्रदान करता है। और किस प्रकार जो चाणक्य की जो एक प्रकार से धनानंद है वो किस प्रकार उसका अपमान करता है, उस अपमान का बदला लेने के लिए वो किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जीवन के विषय में हमने की चर्चा की कि चाणक्य किस प्रकार जो धनानंद को पराजित करने के लिए जो सर्वप्रथम आक्रमण करता है, तो जो बौद्ध ग्रंथ है, जो महावंश टीका के अंदर जो एक तरह से एक जो रोचक कहानी मिलती है जिसके अनुसार है वो एक प्रकार से जो धनानंद के जो मंत्री भद्रसाल है उससे पराजित होकर के जब चाणक्य वो जा रहे होते हैं तो जंगल के अंदर रुकते हैं, तो वहाँ किस प्रकार है वो एक माँ है वो अपनी बेटे को शिक्षा देती है कि आपको है वो चाणक्य की तरह, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह गलती नहीं करनी चाहिए कि बीच में से रोटी खाई जाए, आपको सिरे से खानी चाहिए। एक तरह से क्या है कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य प्राप्त करने के लालसा में सीमांत क्षेत्रों के अधिकार के बिना ही सीधे ही मध्यवर्ती भाग पर आक्रमण कर दिया था और उससे उसकी जनता उनके विरुद्ध खड़ी हो गई थी। तो ऐसा उसकी मूर्खता थी। और ये वार्तालाप सुन करके किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपनी रणनीति के अंदर है उसको रिवाइव किया और सेना का संगठन किया और सीमांत प्रदेशों का अभियान किया। और इसी प्रकार प्रशिष्ट परंपरा में खिचड़ी का जो प्रकरण मिलता है कि बच्चे की उंगली मध्य भाग के अंदर उंगली देने, खिचड़ी के मध्य भाग से उंगली देने से जब वो रोने लगता है तो माता उसको डांटती है और कहती है कि तुम चाणक्य के समान है, वो मूर्ख हो। और क्योंकि और इस घटना दोनों घटनाएं हैं जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के अंदर अलग अलग मिलती है, उन घटनाओं से है वो किस प्रकार वो अपनी रणनीति के अंदर है वो एक तरह से परिवर्तन करता है चाणक्य, और किस प्रकार परिवर्तन करके किस प्रकार एक अखंड भारत का स्थापना करने का वो प्रयास करता है। तो आज हम चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियां हैं, राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जहाँ तक राजनीतिक उपलब्धियों की जब हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय एक तरह से उसके शासनकाल के अंदर है वो किस प्रकार जो अंतिम नंद वंश के अंतिम साथ धनानंद के समय वो सिकंदर का जो आक्रमण होता है, और जैसा आप जानते हैं कि भारत पर है वो 326 ईसा पूर्व के अंदर है वो सिकंदर का आक्रमण होता है। और सिकंदर के आक्रमण के पश्चात है वो एक प्रकार से 323 ईसा पूर्व के अंदर है वो सिकंदर का है वो जो कि मृत्यु हो जाती है। और जब सिकंदर की जो बेबीलोनियन के अंदर जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उसके सेनापतियों के मध्य है वो साम्राज्य बंटवारे के लिए वो संघर्ष होता है। और सिकंदर का जो उत्तराधिकारी है वो जो सीरिया का शासक जो सेलूकस है वो उनका एक तरह से उत्तराधिकारी होता है जिसने बैक्टीरिया जैसे विशाल सीरिया के आसपास का जो बैक्टीरिया का जो प्रदेश है उस पर जो अधिकार है वो कर लिया था और सेलूकस निकेटर की उपाधि धारण कर ली थी। तो एक तरह से क्या थी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है तो उस समय क्योंकि जब वो दो घटना जो माँ के द्वारा बच्चों को दी गई जो शिक्षा है उससे प्रभावित होकर के सबसे पहले है वो एक प्रकार से क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो या जिसको चाणक्य हम कहें वो किस प्रकार पश्चिमोत्तर भारत पर है वो यूनानी शासन का जो है अंत करने का प्रयास करता है। क्योंकि
जब चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिंध प्रांत पे सिकंदर का जो क्षत्रप था फिलिप सेकंड था, पंजाब पर है वो यूथिडेमस था, और सीरिया के अंदर सेलूकस निकेटर था। तो किस तरह से क्या है कि उसके जो सिंध और पंजाब के अंदर है वो जनता है वो जो यूनानी क्षत्रप के विरुद्ध विद्रोह कर देती है, और एक प्रकार से क्या है कि धनानंद है उससे भी है वो जनता है वो एक प्रकार से उसकी नीतियों के कारण से है वो परेशान थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो वहाँ की जनता से परेशान होकर के है वो यूथिडेमस है वो पंजाब छोड़कर भाग जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि पंजाब और 317 ईस्वी पूर्व के आसपास है वो पंजाब और सिंध का क्षेत्र है वो एक तरह से यूनानियों से वो खाली हो जाता है। और एक प्रकार से हम कहें कि जो जो सेलूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के अंदर है वो युद्ध होता है, ये तो उसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन संधि का जो उल्लेख मिलता है, क्योंकि सिकंदर के जो 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 विभिन्न सेनापति हैं उनके मध्य जो साम्राज्य के लिए जो बंटवारा होता है 321 ईसा पूर्व के अंदर जो ट्रिपरेट्स की जो संधि होती है उसमें एक प्रकार से क्या है कि जो साम्राज्य के बंटवारे के अंदर है वो भारतीय प्रदेश का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब यूनानियों के अधिकार से ये क्षेत्र बहुत पहले वो निकल गया था। और जो सिकंदर और जो चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के अंदर है वो एक संधि होती है जो 303 ईसा पूर्व के अंदर, उसके अंतर्गत क्या होता है कि सेलूकस है वो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो एरिया, एरोकोशिया, जेंड्रोसिया, पेलोपोनेसोडाई नामक जो 4 प्रांत है, जिसको एरिया को हिरात कहा जाता है, एरोकोशिया को कंधार है, जेंड्रोसिया को मकरान समुद्र तट है, या पेलोपोनेसोडाई को काबुल कहा जाता है। ये 4 प्रदेश है वो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो सेलूकस के द्वारा दिए जाते हैं, और एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य की सीमा वो सीरिया तक पहुंच जाती है। और एक तरह से क्या है कि हम कहें कि विदेशी भूमि में भारतीय सीमा को मिलाने का सबसे पहले जो प्रयास है या अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद का जो कार्य वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो इस प्रकार एक भारतीय सीमा का जो विस्तार होता है, और एक पर इसके साथ साथ जो सेलूकस है वो अपनी पुत्री हिलना का विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य है वो 500 हाथी है वो सेलूकस को देता है, और अपनी पुत्री हिलना का विवाह वो कर देता है। तो एक तरह से क्या है कि अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, 500 हाथी देता है, और एक सेलूकस है वो अपने राजदूत के रूप के अंदर है वो मेगस्थनीज को है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजता है। तो इस प्रकार इस संधि के अंदर 4 शर्तें होती हैं, जिसके अंतर्गत 4 प्रांत है, एरिया, एरोकोशिया, जेंड्रोसिया, पेलोपोनेसोडाई है वो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो मिल जाते हैं। 500 हाथी है वो सेलूकस को चंद्रगुप्त मौर्य देता है, क्योंकि मगध हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और जो एक प्रकार से क्या है कि मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेलूकस के साथ है वो एक तरह से क्या है कि मधुर संबंध स्थापित करने के लिए एक राजदूत है वो भेजता है, और अपनी पुत्री हिलना का विवाह वो भी कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो जो पंजाब के जो प्रदेश है उस पर है वो विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि ट्रिपरेटिस की संधि के अंदर है वो उल्लेख नहीं मिलता है, और इस संधि के विषय के अंदर ये 4 शर्तें हैं उसके द्वारा है वो अपने साम्राज्य का विस्तार है वो चंद्रगुप्त मौर्य करता है। तो इसके पश्चात चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो एक तरह से जो पुराण है, मुद्रा राक्षस है, बिलंद पलो है, परशिष्ट पर्वण है, महावंश टीका है आदि ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि चाणक्य ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके है वो एक तरह से सत्य का समन्वय करके नंदों को पराजित कर दिया, धनानंद को, और मगध पर है वो अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध का वो शासक बन जाता है। धनानंद को, अब धनानंद कहाँ जाता है, क्या होता है, उसके बारे में कोई निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य है वो एक विस्तार था, एक विस्तृत साम्राज्य था। मैंने आपको बताया कि इतना विशाल साम्राज्य था जिसके लिए मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज आए बहते रहे। इसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर के है, दक्षिण के अंदर कर्नाटक था, पूर्व में बंगाल से लेकर के है वो पश्चिम में गुजरात तक, और उत्तरी पश्चिम में वो सीरिया तक इसका राज्य वो विस्तृत था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पश्चिमोत्तर भाग पर यूनानियों के साथ कांड कर दिया था, और मगध के जो शासक है वो धनानंद को वो पराजित कर करके है वो एक प्रकार से क्या कि मगध पर है वो उन्होंने अधिकार कर लिया था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया सेलूकस के पराजय के कारण से है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो ईरान तक है वो विस्तृत हो गया था, और सेलूकस की पराजय करने के पश्चात है वो एक तरह से उसके पश्चात वो पश्चिमी भारत पर है वो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, अर्थात गुजरात पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। इसकी जानकारी है वो
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके अंदर जो जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे ये जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन एक शक महाक्षत्रप था जो जिसका 150 ईसा पूर्व का है वो गिरनार का एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। उस अभिलेख के अंदर क्या होता है कि इस अभिलेख के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय शासक था, राज्यपाल था, पुष्यगुप्त वैश्य है, उसने क्या है कि उस समय का जो रेवतक पर्वत है और उज्जैन पर्वत है उसको उससे निकलने वाली जो नदियाँ थी, पलासनी नदी और सुवर्णसिक्ता नदी है, उन दो नदियों के जो पानी को है वो रोक करके उन्होंने एक बांध बनाया और उसके पश्चात उन्होंने एक झील का निर्माण करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सौराष्ट्र का जो प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त वैश्य है, उसने है वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जो सुषुप्त और पलासनी नदियों के पानी को रोक करके उसने ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और जो सुदर्शन झील है, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वो प्राचीन भारतीय इतिहास का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, संस्कृत लिखित अभिलेख माना जाता है, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, उसके जो पुत्र है वो अशोक का नाम मिलता है, शक शासक रुद्रदामन का उल्लेख मिलता है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है। अर्थात ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो पहला अभिलेख है जिसमें 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है और 3 राजवंश है, मौर्य राजवंश है और शक राजवंश और गुप्त राजवंश है, 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। और ये पहला जो अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम है वो दोनों का एक साथ है वो अभिलेख मिलता है, एक साथ उसका नाम है वो मिलता है। तो इसमें जो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक है वो पुष्यगुप्त वैश्य था और अशोक के समय सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक है वो तुषास्प था। रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक सुविशाख था और स्कंदगुप्त के समय में है वो पर्णदत्त था। तो इस तरह से क्या है कि जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया और अशोक के समय जो तुषास्प था, जो 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 प्रांतीय शासक था, जो तुषास्प है, उसने नहर का निर्माण करवाया। रुद्रदामन ने इसकी बांध का विस्तार करवाया और स्कंदगुप्त के समय में है वो किस तरह से सुदर्शन झील दुर्दर्शन झील बच जाती है, इसलिए पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित है उसने एक तरह से है इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो इस तरह से सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि हम ये कह सकते हैं कि जो जूनागढ़ जो प्रदेश था, पश्चिम भारत का जो जूनागढ़ प्रदेश था या सौराष्ट्र का प्रांत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था, क्योंकि बिंदुसार ने कोई प्रकार की विजय नहीं की थी और अशोक ने केवल कलिंग की विजय की थी। तो पश्चिम भारत पर है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार है उसकी जो पुष्टि है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुदर्शन जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है उससे मिलती है। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार है वो हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत पर भी है चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी जानकारी है वो जैन ग्रंथों और जो एक तरह से हम कहें कि जो तमिल ग्रंथ है, जो अहनानरू है, जो मामूलनार का लिखित जो ग्रंथ है, उससे जो अहनानरू नामक जो ग्रंथ है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार दक्षिण केंद्र भी था। और एक तरह से इसके अलावा क्या है कि जैन ग्रंथ से हमें ये भी जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है कि दक्षिण के अंदर है वो मौर्यों का जो अधिकार था, क्योंकि जो जैसा कि आप जानते हैं कि जैन ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि जीवन के अंतिम वर्षों में है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और उसी समय है वो मगध के अंदर 12 वर्षीय अकाल पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में भद्रबाहु के नेतृत्व के अंदर है वो कुछ लोग हैं वो दक्षिण के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जब वापस आते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर का प्रवर्तक है वो भद्रबाहु को माना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य है वहाँ जो चंद्रगिरी जो पर्वत है वहाँ पर है वो अब सलेखना पद्धति है के द्वारा अपना देह त्याग कर देता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण पर है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार था, इसकी जो पुष्टि है वो एक प्रकार से हम जैन ग्रंथों से होती है। और जो दक्षिण के अंदर है वो चंद्रगुप्त जो अशोक है उसके अभिलेख मिलते हैं। दक्षिण के अंदर ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है, जटिंग रामेश्वर है, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो हम कहें कि अशोक के अभिलेख मिलते हैं। इसका मतलब मौर्य साम्राज्य के अधिकार में था। अशोक ने कलिंग के अलावा कोई विजय प्राप्त नहीं की थी और बिंदुसार ने कोई विजय प्राप्त नहीं की थी। इसका मतलब ये जो प्रदेश है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही है वो अधिकार में मौर्य साम्राज्य का भाग बना। तो दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य का
जो अधिकार है वो एक तरह से क्या है कि अधिकार की जो पुष्टि है वो अशोक के अभिलेखों से है, वो जैन ग्रंथ और तमिल ग्रंथों से है, वो एक प्रकार से है वो होती है। और एक तरह से जैसे आपको उन्होंने बताया कि जो अशोक के जो अभिलेख है वो दक्षिण के अंदर मिलते हैं, और जो तमिल ग्रंथ है एहनानोरू नामक जो ग्रंथ है वो मावलनार का लिखित ग्रंथ है, उसमें दक्षिण पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार की पुष्टि होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय के अंदर जो सलेखना पद्धति है जो भोजन के त्याग के द्वारा है, वो अपना प्राण त्याग दिया था। वहाँ पर एक चंद्रगिरी पर्वत मंदिर मिलता है, वहाँ पर की उसकी दीवारों पर है वो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के वो चित्र मिलते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का है वो एक तरह से हम कहें कि जैन परंपरा के अनुसार हम कहें कि एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो 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 नब्बे दर्शन मिलते हैं भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के, उससे ये पुष्टि होती है कि दक्षिण के अंदर है वो चंद्रगुप्त मौर्य, दक्षिण पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। इसके अलावा हम ये कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बंगाल पर भी है चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। तो बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार है उसकी पुष्टि है वो एक बंगाल के अंदर एक महास्थान अभिलेख मिलता है, उस महास्थान अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि के आधार पर हम कह सकते हैं कि बंगाल चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। अर्थशास्त्र में काकनी मुद्रा का उल्लेख मिलता है, उस आधार पर है वो एक तरह से हम बंगाल पर अधिकार की जानकारी मिलती है, क्योंकि एक तरह से अर्थशास्त्र की काकनी मुद्रा और जो महास्थान अभिलेख है उसमें एक अन्नागार का उल्लेख मिलता है जो कि अकाल राहत के अंदर है वो काम आता था। तो मौर्यों की जो कल्याणकारी नीति की जानकारी भी इस महास्थान अभिलेख से मिलती है। तो इसके अलावा एक तरह से हम कहें कश्मीर पर है वो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, इसकी जानकारी है अशोक ने है वो श्रीनगर जो कश्मीर के अंदर है एक नगर की स्थापना की थी। तो इसका मतलब कश्मीर उसके राज्य का अधिकार था, और अशोक ने कलिंग के अलावा कोई विजय प्राप्त नहीं की थी, और बिंदुसार ने कोई विजय प्राप्त नहीं की थी। इसका मतलब कश्मीर है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने एक जैसे जो स्मिथ ने कहा था कि मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज आए बढ़ते रहे, ऐसा विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसकी जो सीमाएं हिंदुकुश से लेकर के बंगाल तक विस्तृत थी, और दक्षिण के अंदर कर्नाटक तक, और पूर्व में बंगाल तक, और पश्चिम के अंदर वे हम कहें कि जो गुजरात तक, और उत्तर पश्चिम के अंदर है वो सीरिया तक है। वो एक प्रकार से मौर्य साम्राज्य का भाग था, जिसमें अफगानिस्तान बलूचिस्तान का विशिष्ट प्रदेश है, पंजाब सिंध कश्मीर नेपाल गंगा यमुना का दोआब है, और जो रायचूर दोआब की हम बात करें गंगा यमुना का दोआब है, मगध है, सौराष्ट्र है, मालवा है, और कर्नाटक है आदि विस्तृत प्रदेश है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना है वो एक की, और भारतीय इतिहास में जो प्रथम जो अखंड भारत की स्थापना का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और इतना विशाल साम्राज्य है, न तो मुगल इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सके, और न ही एक तरह से हम कहें कि हम ये कहें कि अंग्रेज कर सके कि तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना कर जो आदर्श स्थापित किया, और वह आदर्श है वो जिसकी पालना है वो आगे के जो प्रवर्ती जो शासकों ने किया, तो वो एक प्रकार से जो प्रवर्ती शासकों ने उसकी नीतियों का अनुसरण किया वो एक प्रकार से सफल रहे, और उन नीतियों का जो अनुसरण नहीं किया वो असफल रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में गंगा यमुना का दोआब था, बंगाल बिहार का जो प्रदेश है वो महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने भी ये बंगाल बिहार पर अधिकार करने के लिए प्लासी बक्सर का युद्ध वगैरह किया, तो यहाँ युद्ध होते हैं। रायचूर दोआब को लेकर के बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध होते हैं, और प्रारंभिक जो भारतीय संस्कृति का उदय है वो सब सिंध प्रदेश में होता है। तो इन तीनों क्षेत्रों के अंदर गंगा यमुना दोआब है, रायचूर दोआब है, और सब सिंध प्रदेश है, इन सब पे है वो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का एक छत्र राज्य था। तो एक तरह से हम कैसे कहते हैं कि इन क्षेत्रों के लिए, इन महत्वपूर्ण प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए प्रवर्ती इतिहास के अंदर है वो शासकों के द्वारा युद्ध होते हैं, लेकिन वही जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे प्रदेशों पर अधिकार नहीं किया जो उसके लिए राजनीतिक रूप से लाभप्रद नहीं थे। तो दक्षिण पर है वो उन्होंने एक प्रकार से क्या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक तरह से दक्षिण के प्रदेशों को है वो अपने अधीन नहीं किया। समुद्रगुप्त ने भी एक तरह से है वो प्रत्यक्ष एक तरह से दक्षिण के प्रदेश को अधीनता में नहीं लाया, जिसके कारण से उन्होंने ग्रहण मोक्ष की नीति अपनाई, उस कारण से वो सफल रहा, अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा।
लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने है वो एक प्रकार से दक्षिण के राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो किस तरह से है उसका पतन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिन नीतियों का प्रयोग किया, उन्होंने ऐसे प्रदेशों पर अधिकार प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया जो उसके लाभ के लिए नहीं थे, उनसे अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। तो इन नीतियों को आगे के शासकों ने जिसका अनुसरण किया वो तो शासक सफल रहे, और जिन्होंने एक तरह से इनकी नीतियों को नहीं अपनाया वो एक तरह से असफल रहे। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक कूटनीतिक शासक था, एक महत्वपूर्ण शासक था, और उसने जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिस सोच को स्थापित किया, वो सोच इतनी महत्वपूर्ण थी कि एक तरह से एक आदर्श का काम कर रही थी। उस सोच को आगे के शासकों ने है प्रवर्ती शासकों ने अपनाया, वो एक तरह से सफल शासक सिद्ध हुए, और जिन्होंने इसकी अवहेलना की वो एक तरह से क्या है कि असफल सिद्ध होते हैं। तो हमने मौर्य साम्राज्य के विषय में चर्चा की थी कि मौर्य साम्राज्य की एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो एक अखंड भारत की स्थापना मानी जाती है, अर्थात एक विशाल साम्राज्य की स्थापना, और उस विशाल साम्राज्य की स्थापना के द्वारा ही वो एक तरह से विदेशी आक्रमण को उस स्थापना के द्वारा ही वो रोका जा सकता था। उसका एक तरह से एक विचार है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। तो न केवल विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, अपितु चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का भी गठन किया था। तो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की जो स्थापना की, उसके लिए एक कुशल प्रशासन है वो उसने स्थापित किया। तो अगले व्याख्यान के अंदर हम चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे, और उस मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर है वो अशोक ने क्या सुधार किए उसकी हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।